पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। Eukaryotes include all the protist, plant, animals and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and skeletal structure, cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. Eukaryotes में include होते हैं protist, plants, animal और fungi. यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर एनवेलप होती है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स के पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज भी होता है। All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possesses cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स आपस में अलग होते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि ये सब एनिमल सेल्स में नहीं होता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में नहीं होते हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो ये पहले वाला है ये है प्लांट सेल। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी एपेरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, मिडल लैमेला है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्मेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल्स के पास यूनिक फीचर्स क्या हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है, एक बिग लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के पास माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस। सो एनिमल सेल्स के पास क्या यूनिक फीचर्स हैं? माइक्रोविलाई है, सेंट्रियोल है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट अस नाउ look at individual cell organelles to understand their structure and functions. 8.4.1 Cell membrane. The detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. Meanwhile, the chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी तभी हो पाई जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई 1950s में। मीनवाइल केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल स्टडीज स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को लेके की गई, जिससे कि साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिड्यूस करने में, इंटरप्रेट करने में काफ़ी आसानी हुई। These studies show that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with a polar head toward the outer sides and hydrophobic tails toward the inner part. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid, membrane also contain cholesterol. जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को लेके सेल मेम्ब्रेन की स्टडी शुरू की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, तो उनकी स्टडीज़ में क्या सामने आया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली कंपोज्ड होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। मेजर लिपिड्स जो हमें मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं वो होते हैं फोस्फोलिपिड्स, जो कि बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, 2 लेयर होती हैं। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर भी एक करेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं कि उनका जो पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है और उनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती है। इससे क्या होता है कि जो नॉन पोलर टेल होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो एक्वेशियस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहती है। इसके अलावा फोस्फोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन के होते हैं उनके पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो ये लिपिड की अरेंजमेंट होती है, लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक पोलर हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। पोलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स नविंग, तो वो वाटर को लव करता है और वो वाटर की तरफ रह सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। जबकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर,
डरने वाला। तो जो टेल होती है वो पानी से डरती है, तो वो पानी के पास नहीं जाना चाहती। इसलिए हमारी सेल मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट भी ऐसी होती है कि पोलर हेड जिसको कि पानी पसंद है वो बाहर की तरफ रहे, और जो हमारी टेल होती है उसको पानी नहीं पसंद तो वो अंदर की तरफ रहे, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड के पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। In human beings, the membrane of erythrocyte has approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन और लिपिड की रेशो वेरिएबल करती है अलग अलग सेल टाइप्स में। ह्यूमंस की बात करें तो एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी होते हैं, एरिथ्रोसाइट होते हैं, उनके पास 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द surface ऑफ मेम्ब्रेन while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। डिपेंड करता है कि हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसके हिसाब से हमने प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर दिया है इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस के तरफ लाई करते हैं मेम्ब्रेन के, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो बरी होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसलिए उनको निकालने में मुश्किल होती है। पेरिफेरल प्रोटीन्स सरफेस पे होते हैं, उनको आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स अंदर बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में, इसलिए उनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन जी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की आप पोलर हेड देख पा रहे हैं, और ये ब्लैक ब्लैक जो अंदर की तरफ है ये नॉन पोलर टेल्स हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है आप देख पा रहे हैं, 2 लेयर हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स है बाहर की तरफ ऑरेंज में, और ऑरेंज के ऊपर येलो कलर की शुगर लगी हुई है। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है, और अंदर येलो जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और ये बीच में जो बड़ा सा ऑरेंज कलर का है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। नाउ एन An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. सेल मेम्ब्रेन का जो इम्प्रूव्ड मॉडल था वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। इस मॉडल के अनुसार जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर है, सेमी फ्लूइड एक तरह से बोल सकते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर है, वो एनेबल, लिपिड्स का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है वो एनेबल करता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लेटरली विद इन द ओवरऑल बाइलेयर मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी आ जाती है, ठीक है। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जैसे कि फंक्शन जो सेल ग्रोथ होती है उसके लिए भी मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना चाहिए। अगर रिजिड होगी तो वो एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए भी मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher to lower. Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport, like sodium potassium pump. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है उसके आस पास से मतलब आर पार मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बिल्कुल बाहर होती है तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि सेल के अंदर बाहर भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है कि देखता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अंदर आना चाहिए, किसको बाहर जाना चाहिए, कि क्या ये रेगुलेट करता है एक तरह से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल इसके आर पार आ जा सकते हैं खुलेआम, नहीं।
कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बिना किसी एनर्जी के आराम से आ जा सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो आराम से आ जा सकते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं जैसे वाटर वगैरह, तो ये आराम से जा सकते हैं अलोंग द बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो आराम से जा सकते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, वाटर भी अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से जा सकता है। और जो वाटर जब डिफ्यूजन की मदद से मतलब प्रोसेस से जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। वाटर के केस में सिंपल डिफ्यूजन को नाम दे दिया जाता है ओस्मोसिस थ्रू मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, खुली ऐसे मूवमेंट नहीं, बीच में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब जाता है तो हम बोलते हैं ओस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से नहीं पास कर पाते हैं, इसलिए उनकी ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए कैरियर प्रोटीन्स मदद करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के ही प्रोटीन्स होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं पोलर आयंस का, पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको कि उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कई केस में क्या होता है अगेंस्ट ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एटीपी यूज़ किया जाता है, इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ वी हैव सेल वॉल। सेल वॉल, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only give shape to the cell and also protect the cell from mechanical damage and infection. It also help in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. The cell wall of young plant primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner towards membrane side of cell. Middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which hold or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. सेल वॉल क्या है, जैसा कि आप रिकॉल कर पाते हैं कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि फंजाई और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल सेल को शेप तो देती ही है और साथ साथ सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है, और ये हेल्प करती है इन सेल सेल इंटरेक्शन, और एक अनडिजायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट को भी बैरियर प्रोवाइड करती है। ठीक है, एल्गी के पास सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि बाकी प्लांट्स में सेल वॉल बनी हो सकती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स। यंग प्लांट सेल जो होती है उसकी सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल, और उसमें क्या होती है ग्रोथ हो सकती है, जो कि ग्रेजुअली उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो कि प्राइमरी वॉल होती है वो ग्रेजुअली क्या करती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वो डिमिनिश हो जाती है, छोटी हो जाती है, और सेकेंडरी वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाती है अंदर की तरफ टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, मिडल लैमेला क्या होती है, मिडल लैमेला होती है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, और इसका काम क्या होता है, ये नेबरिंग सेल्स को आपस में ग्लू टुगेदर करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, सेल वॉल और मिडल लैमेला जो होती है इसको ट्रांसवर्स कर सकती है, मतलब इन दोनों को ऐसे बीच से काटती हुई जा सकती है। कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए आप।